युवान अब इतना ताकतवर हो चुका था कि सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते। उसने सबको हरा दिया। रात को फिर से जिनसुन के होटल में पार्टी, हंसी ठिठोली, ढेर सारा खाना, शराब। लेकिन इसी रोज रोज की पार्टी की वजह से युवान अपने ही परिवार से दूर होता जा रहा था। घर पर यूं ही रोज उसका इंतजार करती, घड़ी की सुइयां घूमती और वह देर से घर आता। जिन लोगों को युवान ने लड़ाई में हराया था वो सब उसके स्टूडेंट बनना चाहते थे। युवान ने सोचे बिना उन्हें अपना शिष्य बना लिया। फिर उनके साथ भी पार्टी। पर एक दिन किन क्लन का सदस्य जियो युवान से बोला, तुम अभी तक मेरे गॉडफादर मास्टर किनलेई को नहीं हरा पाए हो, और चला गया। किनलेई का नाम सुनते ही युवान के अंदर एक अजीब सा जोश आ गया। इधर युवान के नाम पर बहुत कर्ज हो चुका था। जिनसुन ने गंभीर होकर कहा, तुम लगातार 38 लड़ाइयां जीत चुके हो, लगभग पूरी तियानजिन सिटी के फाइटर्स को हरा चुके हो, लेकिन तुम्हारे ये स्टूडेंट ये सीखने नहीं आते, सिर्फ फ्री में खाना शराब पीने आते हैं। इनकी वजह से तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो रहे हैं। लेकिन युवान को लगा जिनसुन सिर्फ पैसों के लिए ये कह रहा है। जिनसुन ने गहरी सांस ली। मैं पैसों के लिए नहीं आया, बस एक बार अपने स्टूडेंट्स की असलियत जान लो। इतना कहकर वो सारे बिल उठाकर वहां से चला गया। युवान अपने स्टूडेंट्स के साथ जा रहा था। रास्ते में उसे किल मिला, पर किल ने उसकी बेइज्जती की और चला गया। गुस्से में युवान ने लकड़ी के खंभे पर घूंसा मारा, खंभा टूट गया। वो अपने स्टूडेंट्स पर भड़क गया, तुम लोग ढंग से प्रैक्टिस भी नहीं करते, और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। तभी लाइफू आया और बोला, आपके स्टूडेंट्स बहुत खर्चा कर रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। क्लन की सारी बचत खत्म हो चुकी थी। तभी कुछ स्टूडेंट्स एक घायल साथी को लेकर आए। इसे मास्टर किनलेई ने मारा है। युवान का गुस्सा फट पड़ा। उसे मौका मिल गया। वह सीधा जिनसुन के रेस्टोरेंट पहुंचा, जहां किनलेई अपना जन्मदिन मना रहा था। जियो ने युवान को समझाने की कोशिश की, लेकिन युवान ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। तुमने मेरे स्टूडेंट को मारकर बड़ी गलती की है। अगर हिम्मत है तो डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, वरना सबके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। जिनसुन बोला, रेस्टोरेंट में तमाशा मत करो। पर युवान ने उसकी बात नहीं सुनी। जिनसुन ने दुखी होकर कहा, अगर तुम ऐसे ही मुझसे बात करोगे तो भूल जाओ कि हम कभी दोस्त थे। ये सुनकर युवान का दिल टूट गया, लेकिन गुस्सा और बढ़ गया। युवान ने जोर से कहा, जिसको अपनी जान प्यारी है, बाहर निकल जाओ। सब लोग भाग गए। युवान और किनलेई तलवार लेकर भिड़ गए। किनलेई की जबरदस्त मार से युवान की तलवार टूट गई। फिर युवान ने किनलेई की तलवार छीनकर उसे दूर फेंक दी। दोनों ने मार्शल आर्ट से लड़ना शुरू किया। किनलेई कमजोर पड़ने लगा। युवान ने उसके सीने पर इतना जोरदार मुक्का मारा कि उसकी पसलियां टूट गईं और वो बेहोश हो गया। लेकिन अस्पताल ले जाते समय किनलेई की मौत हो गई। किनलेई की मौत पर जियो गुस्से से जल उठा। मैं बदला लूंगा। जब युवान घर पहुंचा, उसकी माँ और यूई दोनों की लाशें सामने थीं। युवान भीतर तक कांप गया। दर्द, सदमा और गुस्सा सब मिलकर उसके भीतर तूफान बन गए। उसे यकीन था ये काम जो का है। युवान बदला लेने के लिए किन क्लन के घर पहुंचा। जियो बोला, हाँ, मैंने ही तुम्हारे परिवार को मारा, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और फिर उसने अपने ही हाथ से मौत चुन ली, गला काटकर आत्महत्या कर ली। वहां किनलेई की पत्नी और बेटी बैठी रो रही थीं। युवान ने उन्हें देखा और कुछ महसूस किया, मैं इतना गिर नहीं सकता कि इन्हें मारूं, और चुपचाप चला गया। थोड़ी देर बाद उसके स्टूडेंट्स एक घायल साथी को लेकर आए। उसने कबूल किया, मास्टर किन की पत्नी की बेइज्जती मैंने की थी, इसलिए उन्होंने मुझे मारा। सब मेरी गलती थी। मैं नशे में था, कुछ समझ नहीं आया। युवान सन्न रह गया। मतलब उसने बिना सोचे समझे किनलेई को मार दिया, और उसी वजह से उसका अपना परिवार भी खत्म हो गया। उसके पास जीने की अब कोई वजह नहीं बची थी। वो यूई का दिया हुआ गिफ्ट लेकर चुपचाप तियानजिन सिटी से दूर चला गया। एक जहाज पर बैठा। दूरी में बस अनंत सागर था।
और पीछे छूट गया उसका पूरा अतीत। युवान के पास अब जरा भी पैसे नहीं बचे थे। वो एक जहाज में सफाई और सामान ढोने का काम कर रहा था। उसी दौरान जहाज के एक आदमी ने उससे यूई का दिया हुआ गिफ्ट, जो एक छोटे जेड का टुकड़ा था, ले लिया। युवान ने कुछ नहीं कहा, बस चुप खड़ा रहा। उस गिफ्ट के साथ जैसे उसकी आखिरी खुशी भी छिन गई। शिप से उतरने के बाद वो कई दिनों तक यहाँ वहाँ भटकता रहा, बिना मंजिल बिना घर। एक दिन वो एक नदी पार कर रहा था, लेकिन पैर फिसला और वह गहरे पानी में गिर पड़ा। वो डूबने ही वाला था कि मून और उसकी दादी ने उसे बचा लिया। वो दोनों उसे अपने छोटे से घर में ले गईं। युवान को खाना दिया, कपड़े दिए और उसकी देखभाल की। कुछ दिन बाद युवान को होश आ गया। मून ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं 13 साल की थी, एक बीमारी के कारण अंधी हो गई थी। मैं बहुत रोई, पर मेरी दादी ने कहा रोने दो, लेकिन एक समय आएगा जब तुम्हारी आंखों में आंसू भी नहीं बचेंगे। तभी तुम्हें सीखना होगा कि ऐसे ही जिंदगी जीनी है। मून ने कहा, अब मैं आंखों से नहीं, दिल से महसूस करके देख सकती हूँ। उसने युवान को छूकर महसूस किया और मजाक में कहा, तुमने कई दिनों से नहाया नहीं है। अगले ही पल वो उसे नदी पर ले गई, नहलाया और यहाँ तक कि उसके उलझे बाल भी काट दिए। युवान अब ठीक हो चुका था। वो बाहर निकला और इधर उधर घूमने लगा। ये एक छोटा सा कस्बा था जहाँ ज्यादातर लोग खेती करते थे। मून का भाई गुई उसे बेल बुलाता था, क्योंकि वो हमेशा सोता दिखता। एक दिन गुई उसे बच्चों के पास ले गया, जो ड्रैगन बटरफ्लाई पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन तितलियों को देखकर युवान को यूई की याद आ गई। अचानक दादी का बेसा भैंसा बीमार पड़ गया। गुई उदास होकर रोने लगा, लेकिन दादी ने उसे समझाया। बीमार होने के बावजूद बेसा खेतों में काम करता रहा, क्योंकि शायद उसे पता था कि उसका वक्त अब ज्यादा नहीं है और वो अपना काम खत्म करना चाहता था। अगले दिन युवान गांव के किसानों के साथ पौधे लगाने गया। सब तेजी से पौधे लगा रहे थे और बीच बीच में हवा का मजा लेने के लिए रुक जाते। युवान को ये सब समझ नहीं आया और वो लगातार पौधे लगाता रहा, लेकिन उसने पौधे बहुत पास पास लगा दिए, जिससे बाद में मून को फिर से उन्हें एक लाइन में जमाना पड़ा। मून ने समझाया, जैसे इंसानों को शांति से जीने के लिए एक दूसरे से थोड़ी दूरी चाहिए, वैसे ही पौधों को भी थोड़ा फासला चाहिए, ताकि वो अच्छे से बढ़ सके। युवान ने ये बात याद रख ली। अगले दिन उसने भी सही दूरी पर पौधे लगाए और हवा के झोंके को महसूस किया। कुछ दिनों बाद बेसा मर गया। गुई बहुत रोया। एक दिन गुई और उसका दोस्त नए भैंसे के लिए दूसरे गांव से भैंसा चुराने गए। गांव वालों ने पकड़ लिया और मारने लगे। गांव का नियम था कि चोर को एक अगरबत्ती के जलने तक पीटा जाए। युवान आगे आया और बोला, उसे छोड़ दो, मैं उसकी जगह मार खाऊंगा। गांव के मुखिया ने कहा, बड़ों के लिए नियम अलग है। अगर तुम हमारे हमलों को एक अगरबत्ती के समय तक सह गए और खड़े रहे तो ये बच्चा आजाद होगा। युवान मान गया। मुखिया ने उसे बुरी तरह मारा। वो लगभग गिरने वाला था, पर दादी ने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन अपनी रक्षा करना जरूरी है। अगले पल मुखिया फिर आया, लेकिन इस बार युवान ने अपने मार्शल आर्ट से उसके हर वार को रोक दिया। अगरबत्ती बुझ गई और गुई आजाद हो गया। गुई और उसका दोस्त बार बार युवान से मार्शल आर्ट्स सीखने की जिद करने लगे। युवान ने पूछा, क्यों सीखना चाहते हो? गुई बोला, ताकि कोई मुझे परेशान न करे। उसका दोस्त बोला, ताकि सब मुझसे डरें। युवान ने समझाया, अगर तुम्हें कोई परेशान करेगा और तुमने उसे हरा दिया तो वो फिर से बदला लेगा, फिर तुम भी बदला लोगे और ये कभी खत्म नहीं होगा। मैं इसलिए नहीं सिखा रहा क्योंकि मैं खुद अभी तक नहीं समझ पाया कि मार्शल आर्ट्स की असली जरूरत क्या है। दोनों ने चुपचाप जिद छोड़ दी। युवान मून के साथ घर के कामों में मदद करने लगा। एक दिन मून अपने माता पिता की कब्र पर फूल चढ़ाने जा रही थी। उस दृश्य ने युवान को अपने परिवार की याद दिला दी। वो बोला, सोचने के बाद मैंने तय किया है,
मुझे भी अपने माता पिता की कब्र पर जाना चाहिए। चिंता मत करो, मैं लौटने की कोशिश करूंगा। वैसे मेरा नाम है हो युवान। मून ने उसका चेहरा छूकर महसूस किया और मुस्कुरा दी। युवान निकल पड़ा। कई दिनों बाद वह तियानजिन सिटी पहुंचा, लेकिन अब शहर बहुत बदल चुका था, जैसे उसकी पुरानी दुनिया कहीं खो गई हो।